स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ने जा रहे हैं। वन डे बूजो was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूजो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है, ईगर होता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगा जो कि उसके शहर आ रहे होते हैं एक साल के बाद। He was in a real hurry and he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत ही जल्दी में था और वो चाहता था कि वो बस स्टॉप पे उन्हें रिसीव करने जाए। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो तेज़ भागता है, बहुत जल्दी भागता है और बस स्टॉप में कुछ मिनटों में ही पहुंच जाता है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। वो बहुत ही तेज़ सांस ले रहा होता है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी दादी माँ दादी माँ उसे बोलती हैं कि उसकी सांस इतनी तेज़ क्यों चल रही है। बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बूजो उन्हें बताता है कि वो पूरे रास्ते भागता हुआ आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में रह जाता है। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वो हैरान हो रहा था कि भागने से किसी इंसान की सांस जो है वो इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूजोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। बूजो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस चीज़ में है कि हम क्यों सांस लेते हैं। उस चीज़ से हम समझ सकते हैं उसके क्वेश्चन का आंसर। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलो अब रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वाई डू वी रिस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? In chapter 2, we learned that all organisms are made of small microscopic units called cells. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं सारे ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, जो हमारे बेसिक और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे कुछ फंक्शंस करता है। हर एक सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फंक्शंस करता है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, खाना खाना, ट्रांसपोर्ट हो गया, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह पे, एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और रिप्रोडक्शन हो गया कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करना। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। इन फंक्शंस को करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं, हमें एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अब ये जो एनर्जी है ये हमारे पास आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आपने कभी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए? फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। अब जो खाना होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज की जाती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. इसलिए सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर करते हैं ताकि उन्हें खाने से एनर्जी मिले। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। ब्रीदिंग करते हुए, सांस लेते हुए हम हवा अंदर लेते हैं। वी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है कि हवा में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो हवा बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हवा हम ब्रीद करते हैं अंदर, वो ट्रांसपोर्ट की जाती है बॉडी के हर एक पार्ट में और अल्टीमेटली हर एक सेल में। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स में जो ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं वो खाने को ब्रेक डाउन कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें खाना आपका ब्रेकडाउन हो जाता है सेल्स के अंदर और वो एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म।
सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. सेल्स में जो आपका खाना होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में ऑक्सीजन की मदद से। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब खाना जो है वो बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल से भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। जब भी खाना ब्रेकडाउन होगा उसमें एनर्जी रिलीज की जाएगी। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप रिएक्शन देख सकते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी आपको देता है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यीस्ट हो गया, वो बिना हवा की मतलब एब्सेंस की एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिना हवा के भी सर्वाइव कर सकते हैं। उन्हें हम एनएरोब्स कहते हैं क्योंकि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उन्हें जो एनर्जी मिलती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। वो भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स देम एनर्जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है हवा में, जब वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो glucose in the absence of oxygen will give you alcohol plus carbon dioxide plus energy. Yeast are single cell organisms. yeast जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही सेल से बने होते हैं। They respire anaerobically and during this process yield alcohols. ये बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के रेस्पायर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस में ये अल्कोहल को बनाते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है बियर और वाइन बनाने में। आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारे जो मसल सेल्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। व्हेन देयर इज टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं या बहुत घंटों तक चलते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे पास, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही कम होती है, एनर्जी जिसने प्रोड्यूस करनी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन उस टाइम पे हमारे मसल सेल्स में होती है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी की डिमांड फुलफिल की जाती है। इस दौरान ग्लूकोज जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आप कभी हैरान हुए हैं कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, घड़ियां पड़ जाती हैं? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। क्रैम्प्स आपकी बॉडी में, आपके मसल सेल्स में तब आते हैं जब आपके मसल सेल्स बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के रेस्पायर करते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होता और पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, वो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। अब इस लैक्टिक एसिड बनने से आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हमें क्रैम्प से रिलीफ मिलता है जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर एक मसाज लेते हैं, तो उससे हमें क्रैम्प से रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इज इट सो? क्या आप ये सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है?
हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज लेते हैं, उससे हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाती है। The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. अब ऑक्सीजन की इंक्रीज से आपके जो लैक्टिक एसिड है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हम आराम से फिर रेस्पायर कर सकते हैं। ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग को समझने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी का इस्तेमाल किया है। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। आप अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दीजिए, नाक को बंद कर दीजिए, नाक के जो जो दो छेद हैं उनको बंद कर दीजिए, और माउथ को भी बंद कर दीजिए और वॉच की तरफ देखिए। वट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। आप कुछ देर के बाद क्या फील कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। कितनी देर तक आप अपने नाक और मुंह को बंद कर सकते हैं। नोट द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। आप उस टाइम को नोट कर सकते हैं जितनी देर तक अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। आपको अब समझ आ गई होगी कि आप ज्यादा देर तक बिना ब्रीदिंग किए नहीं रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीदिंग का मतलब है कि हम ऑक्सीजन रिच हवा को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हवा को बाहर भेजें विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन से रिच हवा को जब हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच हवा को जब हम बाहर भेजते हैं उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो हर समय चलता रहता है जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसकी पूरी जिंदगी के दौरान। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार एक पर्सन ब्रीथ करता है एक मिनट में उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली। ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो ऑल्टरनेटली की जाती है। एक बार आप इनहेलेशन करते हैं, एक बार आप एक्सहेलेशन करते हैं। एक बार ऑक्सीजन रिच हवा को अंदर लेते हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच हवा को बाहर छोड़ते हैं। द ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब, एक सांस लेने का मतलब है एक बार इनहेलेशन करना और एक बार एक्सहेलेशन करना। वुड यू लाइक टू फाइंड योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट को जानना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट रहती है या ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। चलो एक एक्टिविटी से इसको जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। आमतौर पे हमें ये नहीं पता होता कि हम ब्रीद कर रहे हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी ब्रीदिंग के रेट को काउंट कर सकते हैं। ब्रीदिंग इन एंड आउट नॉर्मली, ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना नॉर्मली उस तरीके से। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। आप गिन सकते हैं कि आप कितनी बार ब्रीद इन कर रहे हैं और कितनी बार ब्रीद आउट कर रहे हैं एक मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। क्या आप उतने ही नंबर ऑफ टाइम इनहेल कर रहे हैं जितने आप एक्सहेल कर रहे हैं। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। अब आप ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट निकाल सकते हैं। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, आप नॉर्मल तरीके से जब आप आराम कर रहे हैं तब भी आप ब्रीदिंग रेट को निकाल सकते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं तब भी निकाल सकते हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं तब भी आप निकाल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अपनी ब्रीदिंग रेट को आप रिकॉर्ड करिए जब आप ये सब फिनिश कर देते हैं या फिर जब आप कंप्लीट रेस्ट में होते हैं। टैब्यूलेट योर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग को टेबल में लिख लीजिए और कंपेयर करिए ब्रीदिंग रेट को
अलग अलग कंडीशंस में अपने क्लासमेट्स के साथ. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. तो आप इस एक्टिविटी से रियलाइज कर सकते हैं जब भी एक इंसान को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर हो जाती है. एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल. इसका रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स में सप्लाई की जाती है. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. इसकी वजह से हमारा जो खाने का ब्रेक डाउन है वो जल्दी होता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? क्या ये एक्सप्लेन करता है कि आपको जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद आपको भूख क्यों लगती है? When you feel drowsy, does your breathing rate slows down? क्या आपको जब सुस्ती पड़ रही होती है, जब आप ड्राउजीनेस फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, क्या आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? क्या आपकी बॉडी जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, रिसीव कर रही है, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है? ब्लू बॉक्स में देखिए, ऑन एन एवरेज एन ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन बीइंग at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. एवरेज में देखा जाए एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 15 से 18 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है एक मिनट में. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 25 बार एक मिनट के अंदर. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमें हमारी ब्रीदिंग ही फास्ट नहीं होती है, हमारी डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ती है. एक्टिविटी 3. The figure shows the various activities carried out by the person during a normal. The figure shows the various activities carried out by a person during a normal day. कि कुछ इस फिगर में आपको एक नॉर्मल डे के रूटीन की कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, कैसे एक इंसान जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है. तो इसमें दिखाया हुआ है किस तरीके कपड़े धोना, सोना, चलना, भागना, पढ़ना, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं हम कैरी आउट कर सकते हैं. नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं कोई भी करता है. कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट? आपको इसमें से डिटरमाइन करना है किस में आपके जो ब्रीदिंग रेट है वो हैवी होगा, कितना फास्ट होगा, और किस में जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो होगा. तो आप जान सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा भागने वाला काम करेंगे तब आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टेस्ट होगा. जब आप बिल्कुल आराम से सो रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो स्लोएस्ट होगा. Assign number of numbers to the picture in the order of increasing rate of breathing according to your experience. अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप पिक्चर में नंबरिंग कर सकते हैं कि किस किस नंबर पे कौन सी वाली ब्रीदिंग रेट हो सकती है, किस में सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट है, किस में सबसे कम ब्रीदिंग रेट है. आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. हाउ डू वी ब्रीद? हम सांस कैसे लेते हैं? लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. चलो अब हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. आमतौर पे हम हवा अंदर लेते हैं अपने नाक से, नॉस्ट्रिल से. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू वन नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम हवा को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, वो हमारे नॉस्ट्रिल से हवा को नेसल कैविटी में भेजती है. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज आर लंग थ्रू द विंड पाइप. नेसल कैविटी से जो हवा है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है एक विंड पाइप के थ्रू. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. ये जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. ये जो चेस्ट कैविटी है ये चारों तरफ से घिरी हुई होती है रिब्स से. हमारी जो रिब्स हैं साइड से उसके साथ घिरी हुई होती है, घेरा डाला होता है. अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. एक बहुत बड़ी मस्कुलर शीट है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो आपकी चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है जिसके ऊपर ये सब बेस्ड होता है.
ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रागम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग में हमारा डायफ्रागम भी मूव होता है, हमारा रिब केज भी मूव होता है ऊपर नीचे। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान जब हम हवा को अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन। तब हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं और डायफ्रागम जो है वो नीचे की तरफ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी में जगह बन जाती है, जगह बढ़ जाती है और हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाती है जल्दी से। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, लंग्स जो है उनके अंदर हवा भर जाती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ जाती हैं। वाइल डायफ्रागम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायफ्रागम जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन पे चला जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसकी वजह से आपकी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम हो जाता है और हवा जो है वो लंग से बाहर निकाल दी जाती है। दीज मूवमेंट्स इन अ बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। ये जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती हैं ये हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, आप अपने एब्डोमेन पे, अपने पेट पे अपनी हथेली रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, आप अपने एब्डोमेन को मूवमेंट को फील करिए, महसूस करिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चला? आफ्टर हैविंग लर्नड दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। ये जानने के बाद कि ब्रीदिंग के दौरान हमारी चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो चेंज होता है, बच्चे इन्वॉल्व हो गए कि चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होती है। नाउ अ नोट, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। अगर हम स्मोक करेंगे तो हमारे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और स्मोकिंग की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट ही और शी कुड एक्सपैंड इट एट द मैक्सिमम। सारे के सारे ये बूस्ट कर रहे थे कि वो सबसे ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटी को क्लास में भी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन करके। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हवा हमारे इर्द गिर्द होती है उनके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पोलन्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आर नेसल कैविटी। हमारे जो नेसल कैविटी में बाल होते हैं वो उन पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल मे गेट पास्ड इन द हेयर्स इन द नेसल कैविटी। कभी कभी ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे जो बाल हैं वहां से, नेसल कैविटी के बालों से गुजर के अंदर भी पहुंच जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, इसकी वजह से आपकी जो कैविटी की लाइनिंग है वहां पे इरिटेशन हो सकती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स these foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। स्नीजिंग की वजह से ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आपकी हवा के अंदर इनहेल किए जाते हैं और डस्ट ये उसको बाहर निकाल देती है, हमारी हवा को डस्ट फ्री बनाती है, हवा साफ करती है और हमारी बॉडी में साफ हवा जाती है। आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स कैन एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स। आप जब स्नीज करते हैं, जब छींक मारते हैं, तो आपको अपने नोज को कवर करना चाहिए ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स आप बाहर निकाल रहे हैं वो कोई और पर्सन जो है इनहेल ना कर ले। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।